अर्थराइटिस किसको कहते हैं और ये कितनी तरह की होती है? आर्थराइटिस की अगर बात करें तो इसका अर्थ इसके शब्द में ही छुपा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ एज का रिस्ट्रिक्शन रहता है? किस एज तक हम करवा सकते हैं इसको? स्पेसिफिकली माने तो हाँ, 18 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में हैं और उसमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी थे भूतपूर्व अटल जी, और उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया था। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट सब लोगों को बताना चाहूँगा, वाजपेयी जी के अटल घुटनों की कहानी। तो ये रहता है कि डॉक्टर साहब पैसा बनाने के लिए तो नहीं ऑपरेशन बता रहे हैं हमको। तो अब मैं आपको कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइज समझाना चाहूँगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कहते हैं जिंदगी चलते रहने का नाम है, लेकिन अगर किसी का चलना फिरना दूभर हो जाए तो जिंदगी भी कहीं ठहर सी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं नी पेन यानी कि गठिया, पैरों की गठिया को लेकर। और हमारे साथ में हैं आज दिल्ली एनसीआर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शरद गुप्ता। डॉक्टर शरद गुप्ता रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में स्पेशलिस्ट हैं। तो आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे घुटनों के दर्द यानी गठिया के ऊपर। और हाँ, अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत अच्छे टॉपिक्स आगे लेके आने वाला हूँ और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें आज अच्छे से ये समझाइए कि अर्थराइटिस किसको कहते हैं और ये कितनी तरह की होती है? जी बिल्कुल। आर्थराइटिस की अगर बात करें तो इसका अर्थ इसके शब्द में ही छुपा हुआ है। ये दो जोड़ों के मिश्रण से, दो शब्दों के मिश्रण से बना है, आर्थर एंड आइटिस। आर्थर का मतलब होता है जोड़ एंड आइटिस का मतलब सूजन। अगर किसी भी जोड़ की सूजन को मोटा मोटी आर्थराइटिस कहा जाता है। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहले ही बात करें तो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। अगर कभी भी जॉइंट में चोट लगी हुई हो तो उसके कारण जोड़ की जो सतह होती है वो घिस जाती है, खुरदरी हो जाती है, उस पर डेंट पड़ जाता है, आम भाषा में बात करें तो। विद टाइम, साल दर साल उसको यूज़ करने के बाद जोड़ अंदर से घिस जाता है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, मतलब जोड़ में सूजन वाली बीमारियाँ को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसके अंदर जो हम आम भाषा में बोलते हैं गठिया, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें सारी बॉडी के जॉइंटों में सूजन आती है और एक सूजन की परत जोड़ों पे बन जाती है, जो धीरे धीरे करके हमारे जोड़ की चिकनाहट वाली परत को ख़राब कर देता है, जिसके कारण आर्थराइटिस डेवलप होता है, जिसको इन्फ्लेमेटरी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। कुछ चमड़ी की बीमारियां जैसे सोरियासिस होती है, लोगों को स्किन पे प्रॉब्लम होती है, वो भी जोड़ों को अफेक्ट करती है, उसको पोस्ट सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, तो उसको आम भाषा में हम लोग हिंदी में बाय कहते हैं। अब बाय जो होता है वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमारे जॉइंटों में जमा हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म के बाद जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। तो इसमें एक मैसेज ये बहुत ज़रूरी है कि हम आम भाषा में बोल देते हैं उनको गठिया बाय हो गया। गठिया बाय एक बीमारी नहीं है, गठिया अलग है, बाय अलग है। दोनों का इवैल्यूएशन, दोनों के ब्लड टेस्ट अलग है और दोनों का इलाज टोटली अलग है। तो जो गठिया है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब स्ट्रेस, बीमारियाँ और जीन्स की वजह से भी गठिया हो जाता है। बाय एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट खाने की वजह से, या कुछ लोगों की जिनकी किडनी काम नहीं करती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, उसके कारण बाय होने के कारण भी आर्थराइटिस हो सकता है। तीसरा और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आर्थराइटिस होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको कहते हैं उम्र के कारण घुटनों का या किसी भी जॉइंट का घिसना। उसमें घुटने की जो चिकनाहट की परत, जिसको हम टेक्निकली कार्टिलेज बोलते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब ये विद टाइम, विद एज एंड विद यूजेज भी होती है। ये जैसे गाड़ी के टायर पे रबड़ होती है, हम चला चला के उस रबड़ को घिस देते हैं, ऐसे ही हमारी जॉइंट्स की सरफेस को भी घिस देते हैं। उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो मोस्टली इंडिया में अगर आप सिनेरियो देखें तो घुटने की आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। हालांकि इस टाइप की आर्थराइटिस हिप्स में भी पाई जाती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जिसकी नंबर्स ज़्यादा हैं, बट ओवरऑल इंडियंस का घुटनों का काम ज़्यादा है। हम लोग नीचे बैठते हैं, हमारा पूजा पाठ, हमारी दिनचर्या, हम किसी के फंक्शन में कहीं जाते हैं तो नीचे बैठने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे नीज़ की यूजेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नी में ही आर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है। बाहर की कंट्रीज़ में हिप में आर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि आर्थराइटिस जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो किसी भी जोड़ को इफेक्ट कर सकता है, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे वो फिंगर्स के स्मॉल जॉइंट्स भी हो, अंगूठे के पास वाला जॉइंट भी हो, उसमें भी ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये तीनों टाइप के आर्थराइटिस नॉर्मली पाए जाते हैं। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका अगर आपने सही जवाब दिया तो किसी एक लकी विजेता को डॉक्टर शरद से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा।
इसलिए इस एपिसोड को लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि लास्ट में डॉक्टर साहब बहुत सी एक्सरसाइजेस भी आपको बताएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन इधर हाल फिलहाल में देखा गया है कि घुटने के दर्द यानी गठिया जो घुटने में हो रही है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये क्या भारत में ही बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या और भी पूरे विश्व में भी ऐसा हो रहा है? इसके आपका क्या कहना है इसमें? इसके दो पहलू हैं। नंबर वन, एक तो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं। पहले के ज़माने के लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, डाइट ठीक लेते थे। उस फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज की वजह से जॉइंट की जो सतह, जो कार्टिलेज रहती है, वो ऑटो रीजनरेट करती है, अपने आप रीजनरेट करती है। बट अब हम सबकी दिनचर्या, जीवन शैली ऐसी हो गई है कि ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी कम है। हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हमारे पास कार हैं, हमारे पास स्कूटर्स हैं, सो ओवरऑल वॉकिंग का काम हम सबका कम हो गया है। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, उसकी वजह से ओवरऑल इंसिडेंसेस बढ़े हैं, नॉट ओनली इंडिया में पर बाहर में भी। दूसरा पहलू ये है कि जागरूकता बढ़ी है इसके लिए। कई सालों में हम लोगों को पता चला है कि ये भी एक बीमारी होती है जिसका इलाज संभव है। लोग आज की डेट में इलाज करना चाहते हैं, वरना पहले के ज़माने में ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से लोगों के घुटने खराब नहीं होते थे, बट जागरूकता नहीं थी। उसमें आम भाषा में बोल दिया जाता था कि जी इनकी उम्र हो गई थी, उसकी वजह से उनका चलना कम हो गया था। बट वो एक्चुअली उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जिसको हम ओवरऑल एक बुढ़ापे में, एक एजेड चीज़ में बोल जाते हैं कि वो उम्र हो गई थी और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया था या वो चलना बंद कर गए थे। आज की डेट में जागरूकता की वजह से कोई भी उम्र को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। जब तक हैं एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमारे पेशेंट्स जीना चाहते हैं, तो इस अवेयरनेस की वजह से भी आजकल इंसिडेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इलाज उपलब्ध है और लोग इसका इलाज कराना चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। जो चीज़ वो हमेशा पहले कर पाते थे, आज भी उसको पूरी ही इच्छा से करना चाहते हैं। सो एज आज की डेट में क्राइटेरिया नहीं है। 80 साल के, 90 साल के लोग आज मोस्टली सारे अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ी है, जो पहले कम होती हाँ, पहले जो 72 ईयर्स था, अब वो करीब 80-84 तक चला गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी चली गई है। डेफिनेशन ऑफ ओल्ड एज भी बदल गई है। डेफिनेटली नाउ एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। जब तक आप स्वस्थ हैं, तो चाहे 100 साल के भी हैं, तब भी हम एल्डरली नहीं मानेंगे। और पहले हम इंडिया में 60-70 के ऊपर एल्डरली मानते थे, वो क्राइटेरिया मोर देन 80-85 के ऊपर हो गया है, जिसको हम बुजुर्ग मानते हैं, एल्डरली मानते हैं। टिल 80 मोस्टली पीपल पूरा एक्टिव रहना चाहते हैं। लेकिन सर यंग पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 30 साल 40 साल में भी ये हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? अगर यंग लोगों की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली आजकल इसके इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। हमारे पास नॉर्मली ओपीडी में बहुत लोग आते हैं जिनको अर्ली एजेस में ही हम लोग खुद देख के सरप्राइज होते हैं कि जी 38 ईयर्स की हैं लेडी, सारा सब कुछ फैमिली का भार उनके ऊपर है और घुटने टोटली डैमेज्ड हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये हेरिडिटी के कारण भी होता है। अगर आप फैमिली में देखें कि मदर्स के या फादर के घुटने अगर ख़राब थे, तो वो टेंडेंसी स्लाइटली फीमेल पॉपुलेशन में, लड़कियों में पास होने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। डायबिटिक्स में ज़्यादा पाया जाता है। ओवरऑल इंडिया जो है एक डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनती चली जा रही है लाइफस्टाइल के कारण। डायबिटिक्स में ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर्स वीक होते हैं, इसीलिए कार्टिलेज भी वीक होता है। इसकी वजह से अर्ली आर्थराइटिस देखा जा रहा है। ओबेसिटी। अच्छा, एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि लड़कियों में पास होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, राइट। तो ये हेरिडिटी लड़कियों में स्पेशली जाएगी, लड़कों में नहीं जाएगी? जाने के चांसेस दोनों में रहते हैं, बट कितना परसेंट? मोस्टली अगर देखें तो हाँ, अगर फादर मदर में है तो अप्रॉक्सीमेटली 30% चांसेस बच्चों में जाने की फीमेल टेंडेंसी में होती है, एंड मेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 10-15% ही होती है। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा था, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी। इंडिया में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रेट्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें ओबेसिटी एक मेजर फैक्टर है। तो अगर अर्ली स्टेज से ही आप ओबीज़ हैं, आप अगर स्कूल में से ही, कॉलेज में से ओबीज़ थे, कुछ लोग उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट मान लेते हैं कि आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस, मैं ऐसे ही हमेशा रही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं ऐसा ही रहूँगा। उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में ओवरलोडिंग होती है। ओबेसिटी के कारण आप जॉइंट्स को ओवर यूज़ करते हैं, जिसके कारण जॉइंटों में आर्थराइटिस होने के और उनके ख़राब होने की टेंडेंसी और ज़्यादा रहती है। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए तो यंगस्टर्स में भी उसकी चांसेस कम रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। एक इंडियन टेंडेंसी है कि जब हम बिल्कुल भी चलने के लायक ना रहें या किसी काम को ना कर पाएँ, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपके हिसाब से इसकी डायग्नोसिस क्या है कि हम इसको, आप कैसे डायग्नोस करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? मान लीजिए नी पेन के लिए हम बात करेंगे आज, तो नी पेन को कैसे डायग्नोस करते हैं कि हाँ ये आर्थराइटिस का दिक्कत है?
और हमें डॉक्टर के पास में कब पहुंच जाना चाहिए? नी पेन आज की डेट में इंडिया में एक बहुत रैम्पेंट प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। स्टैटिस्टिक्स में देखें तो लगभग 1 करोड़ लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं, प्रॉब्लम में हैं। अब नी पेन को अगर हम डिवाइड करें तो 4 स्टेजेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बहुत अर्ली स्टेज जिसके अंदर थोड़ा सा घुटना ख़राब होता है, फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो मैं आपको एक मॉडल में दिखाना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेज कैसी होती है। तो अगर हम बात करें, ये हमारे सामने एक मॉडल है घुटने का, छोटा साइज़ है बट ये एक्चुअल नी ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर हम देखें तो ये जो कार्टिलेज की परत रहती है, ये सफ़ेद रंग की जो परत रहती है, ये बिल्कुल चिकनी होती है। ये जैसे अगर आप देखें कि नारियल के अंदर जैसी परत रहती है, वैसी ही वाइट कलर की परत हमारे घुटने के अंदर भी होती है। ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ होती है जिसके ऊपर हम चलते हैं और ये बिल्कुल स्मूथ होती है। इसकी स्मूथनेस की वजह से हमारा चलना फिरना पॉसिबल हो पाता है। बट अगर विद टाइम विद एज ये ख़राब हो जाए तो फिर कुछ हमारा घुटना ऐसा दिखने लग जाता है। अब इसके अंदर देखेंगे तो ये जो सतह है इसके अंदर कुछ गड्ढे पड़ने लग गए हैं। ये सतह अंदर से खुरदरी हो जाती है जिसको अर्ली फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें चलने फिरने में अर्ली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो पहली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है, मतलब स्टेज 1 आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो उसमें हमें सीढ़ी चढ़ने उतरने में माइल्ड प्रॉब्लम होगी, हमें चलने फिरने में माइल्ड प्रॉब्लम होगी, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा, मॉर्निंग में थोड़ी सी स्टिफनेस आएगी। ये जो स्टेज 1 ऑफ आर्थराइटिस है ये बहुत ईजिली ट्रीटेबल है वेट रिडक्शन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो इससे काफ़ी बेटरमेंट मोस्टली लोगों को हो जाता है क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, इसको आप बिना दवाइयों के भी ट्रीट कर सकते हैं। बट जब सेकेंड स्टेज में प्रोग्रेस करते हैं तो पेशेंट को मोस्टली कॉन्स्टेंट सा दर्द होता है, तो उनको मॉर्निंग में स्टिफनेस बढ़ जाती है और ये धीरे धीरे इग्नोर करने के कारण स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में जब पहुंच जाती है तब ट्रीटमेंट विकल्प मेडिसिन से हो पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो धीरे धीरे घिसते हुए हमारी सतह कुछ ऐसी हो जाती हैं, इसके अंदर ऐसे पूरा खुरदरा हो जाता है और जब चलते हैं तो दोनों ही सतह आपस में रगड़ती है जिसकी रगड़ खाने के कारण दर्द होता है, अकड़ाहट आती है, घुटने स्टिफ महसूस होते हैं और चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपने अगर पेन है तो आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कुछ दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट करें। यंग पीपल की बात करें तो अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो उसको इग्नोर ना करें क्योंकि जो ट्रीटमेंट, जो घुटनों को बचाने की ट्रीटमेंट है वो अर्ली स्टेजेस में ही है। जब एक बारी स्टेज एडवांस हो गई, स्टेज 3 या स्टेज 4 में हम लोग पहुंच गए तो फिर हमारे पास घुटने को बचाने के कोई विकल्प नहीं रहते हैं जिसके अंदर आगे इंटरवेंशंस करने की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। ये बहुत ज़रूरी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर हम पहले स्टेज में ही पहुंच जाते हैं डॉक्टर पे तो हमारे पास में विकल्प रहते हैं कि हम उसको बचा सकते हैं एक्सरसाइज और थोड़ी दवाइयाँ चला के। तो इसकी बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि 4 स्टेजेस होती हैं इसकी, तो इन चारों स्टेजेस में क्या ट्रीटमेंट अलग अलग होता है और नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? घुटने घिसने की जैसे मैंने अभी आपको 4 स्टेजेस बताई तो उन चारों स्टेजेस का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर स्टेज 1 में बात करें तो बहुत छोटे छोटे मैनूवर्स जैसे कि वेट रिडक्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना, मतलब दूध में सिंपल हल्दी डाल के लेके भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हम इंडियंस इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हैं कि हमारे सारे खाने में हल्दी होती है। हाँ। बाहर के देशों में माने तो उन्होंने हल्दी के कैप्सूल्स बनाए जो अब नॉर्मली हाई प्राइस में बेचते हैं लोग। तो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, एक्टिविटी बढ़ा के हम स्टेज 1 को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं अपने आप ही। और अगर जैसे ये स्टेज 2 में एडवांस हो जाता है तब आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर कुछ जोड़ों को स्टिफनेस करने के लिए, कम करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज एंड फिजियोथेरेपी एडवाइस से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। सो ओवरऑल एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स से स्टेज 2 तक भी हम करेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जिनको विस्को सप्लीमेंटेशन इंजेक्शंस कहते हैं, वो भी अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में काम करते हैं। अब विस्को सप्लीमेंटेशन को मैं बहुत सिंपल शब्दों में रखना चाहूँ तो जैसे हम अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए भेजते हैं, उसमें मैकेनिक ग्रीस डालता है उसकी चिकनाहट बनाने के लिए, ऐसे ही विस्को सप्लीमेंटेशन एक एलोवेरा टाइप का जेल होता है। मतलब उसके तत्व एलोवेरा वाले नहीं होते हैं, वो हाइलोरॉनिक एसिड होता है जो घुटने में डाल के चिकनाहट को बढ़ाया जा सकता है। बट माइंड इट, वो केवल अर्ली स्टेजेस में ही काम कर सकता है, एडवांस स्टेजेस में वो इंजेक्शंस काम नहीं करते हैं।
जब हम स्टेज 3 आर्थराइटिस में पहुंचते हैं तो कुछ सर्जरीज जैसे कि अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरीज से भी काम चल जाता है। बट जब फाइनली स्टेज 4 आती है, जिसमें मैंने बताया कि बोन ऑन बोन आर्थराइटिस होती है, हड्डी पे हड्डी घिसने लग जाती है, कार्टिलेज की परत टोटली ख़त्म हो जाती है, तब हमारे पास उपचार विकल्प और बचते नहीं हैं। तो पेशेंट को फाइनली हमें सर्जरी उस स्टेज में एडवाइस करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ एज का रिस्ट्रिक्शन रहता है, किस एज तक हम करवा सकते हैं इसको? तिवारी जी, इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक लेट डाउन क्राइटेरिया नहीं है कि जो किताब में लिखे हों कि इतने ही उम्र से आप नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और इतनी उम्र के बाद नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकली माने तो हाँ, 18 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में हैं और उसमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। बट अगर आपके घुटने में इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो मैनेज नहीं हो सकता है, जिसको स्टेज 4 आर्थराइटिस कहते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि हम बात करें कि मैंने जो मिनिमम पॉसिबल एज में अभी तक ऑपरेट किया है, वो एक लेडी को 38 ईयर्स में मुझे ऑपरेट करना पड़ा। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग केस। उनकी मदर को भी आर्थराइटिस था, उनके फादर को भी आर्थराइटिस था एंड वो थोड़ी ओबीज भी थी। तो उसके केस में उनको जल्दी आर्थराइटिस हो गया, उनका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था, चला फिरा नहीं जाता था, बच्चे भी छोटे थे। तो बट एक डिसीजन लेना पड़ा उनको। मैंने आप बताया कि जी आपको जो जॉइंट डाल रहे हैं उसकी लाइफ 15 to 20 ईयर्स रहती है, उसके बाद शायद आपको वापस सर्जरी फिर से करानी पड़े। बट उनका कहना था कि डॉक्टर साहब, मुझे अपने बच्चों की जो एक्टिव लाइफ है, मुझे उनके लिए टेक केयर करना है, मुझे उनका ख्याल रखना है, बाद में अगर होगा तो हमें देखना पड़ेगा, बट अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मुझे अपने बच्चों को पालना है। सो मिनिमम एज व्हाट आई हैव डन इज स्टिल 38 ईयर्स। लोगों ने उससे कम में भी किए हैं एंड जो मैक्सिमम एज मैंने करी है वो 86 ईयर्स तक करी है। 86। सो एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। अगर आप फिजियोलॉजिकली फिट हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, आपके किडनी, लिवर, हार्ट ठीक से काम कर रहा है, आपके मसल्स काम कर रहे हैं, तो एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। आप कितने साल तक भी, लोगों ने 100 साल तक किए हैं, तो उतने में रिप्लेसमेंट हो सकता है। बट हाँ, अगर बॉडी स्ट्रक्चर्स ही वीक है, आप चल ही नहीं सकते हैं, आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, आपकी मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, लकवा टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसमें करना आइडियली नी रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट और पेशेंट्स के अटेंडेंट के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि अगर आपने किसी को सर्जरी एडवाइस करी तो ये रहता है कि डॉक्टर साहब पैसा बनाने के लिए तो नहीं ऑपरेशन बता रहे हैं हमको, तो इसके लिए पेशेंट को कैसे आप सेटिस्फाइड करते हैं, उनके अटेंडेंट को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं? इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि केवल मैं ही नहीं, इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें पेशेंट एक खुद डिसीजन मेकर होता है। बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप बात करें तो कनाडा, यूएस में एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाता है, वहाँ से एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है और आपके पास और कोई रूट नहीं है, उन्होंने जो बोला आपको उसको मानना पड़ता है। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम सेल्फ डिसीजन वाला है। तो जो कंसल्टेंट की बात करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन या कंसल्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट, उसको हिंदी में कहते हैं सलाहकार। वो सलाह देता है, डिसीजन आपने लेना है। तो अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम है तो अपना डॉक्टर ठीक से चूज़ करें। डॉक्टर के पास जाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें, आप उनकी डिग्रीज देखें कि वाकई में एक्चुअली ये उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं है, उनकी ट्रेनिंग देखें, उनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखें एंड उनकी रेपुटेशन देखें। तो एक ढंग की जगह अगर आप पहुँचेंगे तो आपको जो एडवाइस दिया जाएगा वो मोस्टली, आई विल नॉट से 100% बट 99% ठीक ही रहेगा। एंड जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली कभी भी किसी को गलत एडवाइस नहीं देते हैं। अनटिल अनलेस सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो तो सर्जरी नहीं करी जाती है। जैसे हमारे पास भी अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में लोग आते हैं बट पेन ज़्यादा होता है, तो उनको बोला जाता है कि पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, कोशिश कीजिए सर्जरी से बच जाएँ, तो उसमें बचाने की कोशिश की जाती है। बट अगर स्टेज 4 आर्थराइटिस है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी सर्जरी का एडवाइस दिया जाता है। अदरवाइज अननेसेसरी सर्जरी का एडवाइस किसी भी पेशेंट को नहीं दिया जाता है। बट फिर भी पेशेंट अपनी साइड से डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करें, रेपुटेशन चेक करें, उनके रिजल्ट्स चेक करें, एक ढंग की जगह जाके एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। ये नहीं कि जो मतलब नीम हकीम जो होते हैं या जर्रा होते हैं या मालिश पट्टी वाले होते हैं उनके पास जाके अपना इलाज करवाएं और उसको और ख़राब करें। तो एक स्पेसिफाइड अच्छे सेंटर पे जाके अपना इलाज कराएं। अच्छा, इसमें सक्सेस रेट कितना रहता है? इसकी सक्सेस की बात करें तो आज की डेट में ये एक बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। इसमें मोर देन 99% सक्सेस रिजल्ट है। आई विल नॉट से कि कोई भी इंटरवेंशन अगर हम बॉडी में करते हैं तो वो 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर कोई भी 100% सक्सेसफुल चीज़ की गारंटी दे रहा है सो वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। बॉडी के साथ कोई भी इंटरवेंशन अगर किया जाता है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ रिस्क रहता ही रहता है। तो इसमें 99% सक्सेस रिजल्ट है, तो 99% इज़ अ वेरी गुड नंबर।
और इसको भी और बेटर करने के लिए हम नंबर ऑफ़ टेस्ट्स करते हैं सर्जरी करने से पहले। लगभग 18 से 20 टेस्ट होते हैं पेशेंट के ऑपरेशन में जाने से पहले, जिसमें क्राइटेरिया सेट करा जाता है कि सारे पैरामीटर्स ठीक हैं कि नहीं है, एंड सर्जरी में कोई रिस्क तो नहीं है जिसकी वजह से हम सर्जरी को और अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। हमारे सेंटर में हार्डली 0.5 से भी कम % कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी है आज की डेट में। अच्छा, इससे मुझे याद आया, हमारे प्रधानमंत्री जी थे भूतपूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया था, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ दिनों के बाद भी लंगड़ा के चलते थे, तो क्या उनका मतलब सक्सेसफुल नहीं था? तिवारी जी, आज आपके शो के थ्रू मैं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट सब लोगों को बताना चाहूँगा, वाजपेयी जी के अटल घुटनों की कहानी। इसमें हुआ क्या था, वाजपेयी जी एक बहुत ही हमारे उम्दा प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने 3 टर्म सर्व किए। सन 2000, तो 2000 में उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, खड़ा होना मुश्किल हो गया था, सोशल मीटिंग्स एंड गैदरिंग्स अटेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो उनका जांच करी गई, पाया गया जी घुटने सारे खराब हैं, अभी कोई उपचार विकल्प नहीं बचा है, आपको आगे सर्जरी करानी पड़ेगी। बट जो लेजेंड्स होते हैं ना, जो विजनरीज होते हैं, वो अलग चीज़ सेट करके जाते हैं। वाजपेयी जी ने बोला जो इलाज कराना है भारत में कराऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री थे, सब कुछ उनके पास अवेलेबल था, यूएस वगैरह कहीं पे भी जाके अपनी सर्जरी करा सकते थे, पर उन्होंने कहा मैं भारत में ही कराऊंगा। टीम इकट्ठा करी गई। उनकी जो विजन थी कि मैं इंडिया में ही सर्जरी कराऊंगा। एक बहुत उम्दा कवि भी थे, उनकी आपको कविता याद होगी कि हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ जी। इसी दृढ़ इच्छा से उन्होंने बोला कि इलाज कराऊंगा तो भारत में कराऊंगा, बाहर नहीं कराऊंगा। एक टीम इकट्ठा करी गई, बाहर से सर्जन बुलाए गए, ब्रीच कैंडी अस्पताल में ऑपरेशन कराएगा। सन 2000 में लेफ्ट नी ऑपरेट हुआ, उसकी रिकवरी अच्छी हुई उनकी। उसके बाद दूसरा सर्जरी 2001 में करी गई। तो अगर मानिए अगर एक में रिकवरी नहीं होती तो दूसरी सर्जरी प्रधानमंत्री की कभी नहीं करी जाती। वाजपेयी जी रिकवर्ड वेरी वेल। उन्होंने अगले 3 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लिया। 2004 तक उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लिया। जब इलेक्शन हारे तो 2005 में उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया। उनकी साथ कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि वो डायबिटीज़ रोग से ग्रस्त थे, हैवी डायबिटिक थे, मॉर्बिडली ओबीज थे, वेट ज़्यादा था, एक्सरसाइजेज में थोड़ी रुचि कम थी, खाने के अच्छे शौकीन थे। तो इन सब कारणों से ओवरऑल बॉडी का डिजेनरेशन उनका स्टार्ट हुआ और 2009 में उनको स्ट्रोक आया था, जिसके कारण ओवरऑल बहुत वीकनेस में चले गए। अब जब सन 2000 में ये ऑपरेशन हुआ तो एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट था। जैसे कि अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक मीडिया इवेंट था, सब लोग टीवी पे देख रहे थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मोदी जी ने ये किया। ऐसी उस समय मीडिया में बहुत जागरूकता थी कि सब लोगों को, कॉमन आदमी तक ये बात पहुंची कि भाई इस तरीके का एक सर्जरी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं, जिसमें खराब घुटने बदले जा सकते हैं और आदमी वापस चल सकता है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी आउट ऑफ इट। और इसकी अच्छी बात ये हुई कि ये मैसेज आम आदमियों तक पहुंचा कि इस तरीके की भी सर्जरी हो सकती है। बट एक चीज़ से एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहनी चाहिए। हमने अगर ऑपरेशन किया तो उसमें केवल सतह बदली गई है, बाकी बॉडी की सेम है। आम भाषा में बात करें तो केवल बेयरिंग चेंज हुआ है, फैन बेल्ट सेम है, मतलब आपकी मांसपेशियाँ सेम है, आपकी बोन सेम है, बियरिंग सर्फेसेस चेंज किए गए। तो उसकी वजह से घुटनों के दर्द उनके चले गए, बट जो बॉडी की वीकनेस थी उसकी वजह से चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम उनको रहती थी। अब अगर तब से और अभी की हम टेक्नोलॉजी में बात करें तो सन 2000 में आपको याद होगा वो नोकिया का ब्लू वाला फ़ोन लॉन्च हुआ था, 8580 उसका नंबर था। और तब से आज तक हमारे पास टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स आ गई है। हमारा फ़ोन तब वो था, हमारे टीवी तब इतने बड़े होते थे, आज की डेट में थिन LED टीवीज़ हैं। आज की डेट में हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, फोल्डेबल फ़ोन्स हैं, उसका कैमरा इतना बढ़िया है कि प्रोफेशनल कैमरा को बीट कर दे। तो जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट पिछले 24 साल में हुआ है, उससे ये सर्जरी आज की डेट में भी एक मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस में गिनी जाती है, जिससे कि हमारे पेशेंट्स की लाइफस्टाइल में इतना मॉडिफिकेशन आता है कि वो सारी चीज़ें कर पाते हैं जो पहले कभी नहीं कर पाते थे। मेरे कुछ पेशेंट्स का एग्जांपल अगर दूं तो वो ऐसे थे कि चलना फिरना मुश्किल था, लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्ट कर ली थी, बाहर आना जाना मुश्किल हो गया था। सर्जरी के बाद उन लेडीज़ ने गाड़ी चलाना सीखा, अपने बच्चों की शादी करी और चलने फिरने में सब कुछ किया। मैं इसकी वजह से लेडीज़ के बारे में एक और बात करना चाहूँगा। हमारी जो घर की गृहिणियाँ होती हैं ना, बड़ी कोमल होती हैं, वो अपनी इच्छाएं कभी व्यक्त नहीं करती हैं। उनको घुटनों में दर्द होता है तो वो अपनी लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं, बाहर आना जाना रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। एक मन में सोच होता है कि घुटनों में दर्द है, चला तो जा नहीं रहा है, अगर बच्चे का बर्थडे फर्स्ट फ्लोर पे बाहर इन्होंने कर दिया तो मैं कैसे चढ़ूंगी। इसकी वजह से वो जाना मुश्किल कर देते हैं, जाना बंद कर देती है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। एक ऐसी लेडी जिन्होंने सारी ज़िंदगी सबके लिए काम किए, बाहर आना जाना सब कुछ किया और लाइफस्टाइल को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ये रियलाइज़ होता है जब मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ, वो वाकई में बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। और इस ऑपरेशन के बाद उनका चलना फिरना और वो सब कुछ जब लाइफस्टाइल आती है
तो बोलते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं करा। और वो खुशी आपको जो मिलती होगी वो कहीं ज़्यादा आपको और मोटिवेट करती होगी। बिल्कुल, यही एक फैक्टर है जो मेरी और मेरी टीम के लिए खुशी का फैक्टर होता है। हमारे पास पेशेंट जब अस्पताल में आते हैं दर्द में, दुख में, लो मॉरल में आते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं, हमसे उतना करा नहीं जा रहा जितना हम पहले करते थे। बट जब हम देखते हैं कि हमारे मरीज़ बाद में आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमें आशीष दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने लाइफ चेंज कर दी हमारी, हम अब वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो हम पहले नहीं कर पाते थे, उस समय जो खुशी मिलती है मेरे को और मेरी पूरी टीम को, वो एक मोटिवेशन फैक्टर है जिसकी वजह से हम 14 से 16 घंटे रोज़ाना काम कर पाते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं, तो ये थोड़ा सा बताइए कि रोबोटिक सर्जरी और जो नॉर्मल सर्जरी होती है उसमें क्या एडवांटेज है और उसमें कॉस्ट में लगभग कितना फ़र्क आ जाता होगा, वो बताइए ज़रा। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो पिछले 40 साल से करी जाती है। उसकी एक अच्छे सक्सेस रिजल्ट्स हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बहुत कम हैं। बट ओवरऑल जो स्टडीज़ में पाया गया है कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद 15% लोग कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपने घुटने से। उसमें उनको लगता है कि थोड़ा ढीलापन है, उतना नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही है। तो इस सेक्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ 15% जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई और उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास आज की डेट में लेटेस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। जो मैनुअल सर्जरी या ट्रेडिशनल सर्जरी जिसको कहें उसमें करी जाती थी, उसमें घुटने की जांघ में छेद करके एक हड्डी में एक रॉड डाली जाती थी जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते थे और उससे बोन की सरफेस को काटा या प्रिपेयर किया जाता था जिसके ऊपर कैप लगाई जाती थी। अब उस छेद की वजह से कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स बढ़ते थे, सांस में प्रॉब्लम लेने के रेट्स बढ़ते थे, सांस लेने की प्रॉब्लम्स के रेट्स बढ़ते थे, उसके अंदर खून ज़्यादा बहता था। अब जब हमने रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करी तो उस इंस्ट्रूमेंट को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, चीरा कम आता है, ब्लड लॉस कम होता है, टिश्यूज़ या मांस से कम छेड़छाड़ करी जाती है, उसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट आता है। रोबोटिक सर्जरी एक कस्टमाइज सर्जरी है। ऑपरेशन से पहले पेशेंट के हिप, नी और एंकल का पूरा सीटी स्कैन किया जाता है। उस सीटी स्कैन के अकॉर्डिंग एक 3D मॉडल जनरेट होता है एक एडवांस्ड रोबोटिक लर्निंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। उस 3D मॉडल के ऊपर सर्जन एक्चुअल सर्जरी से पहले एक वर्चुअल सर्जरी करते हैं जो कंप्यूटर पे करी जाती है, एडवांस कंप्यूटर्स पे, जिसमें ये तय किया जाता है कि कितने मिलीमीटर बोन हटानी है, कितने एंगल, कितने डिग्री पे इम्प्लांट को लगाना है। क्योंकि दो लोगों की जैसे शक्ल सेम नहीं होती, ऐसे दो लोगों के घुटने भी सेम नहीं होते। अब सबको एक ही डिग्री में अगर लगा दिया जाए तो कुछ तो उसमें खुश होंगे बट मोस्टली लोग नहीं होते हैं। तो ये एक कस्टमाइज प्लान बना के हम हड्डी को कम से कम लॉस करवाते हैं, बोन को एक्स्ट्रा प्रिजर्व करते हैं, पेन कम होता है उससे और रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। और इसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट भी होता है वो ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक आर्म के द्वारा किया जाता है। हमारी जो आई है वो साइंटिफिक स्टडीज़ में 3 मिलीमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस ही जज कर पाती है, 3 मिलीमीटर से कम में डिफरेंस नहीं जज कर पाती। रोबोटिक सर्जरी में 0.5 मिलीमीटर की एक्यूरेसी होती है। ये एक्यूरेसी ज़रूरी इसलिए है कि एक एग्जांपल अगर फ़्लाइट का दें, फ़्लाइट पाथ में अगर 0.5 डिग्रीज़ का फ़र्क है तो जिस फ्लाइट को दिल्ली से बैंगलोर जाना है वो चेन्नई पहुंच जाएगी। तो इसलिए एक्यूरेसी का ज़रूरी इसलिए है कि साल दर साल आपको घुटना 15 से 20 साल चलता रहे। यही फ़ायदे हैं रोबोटिक सर्जरी। तो आप लोगों को बता दूं, डॉक्टर शरद वेस्टर्न यूपी में पहली रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर कर रहे हैं गाज़ियाबाद में, और पूरे वेस्टर्न यूपी में अभी तक कोई भी ये रोबोटिक सर्जरी नहीं कर रहा है, केवल दिल्ली और एनसीआर में अवेलेबल है। तो जैसा कि इन्होंने एडवांटेज बताया उस हिसाब से। अच्छा, कॉस्ट पे सर क्या फ़र्क आता है? रोबोट एक बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है आज की डेट में। इसमें इन्वेस्टमेंट और लर्निंग का मतलब उसको सीखना भी पड़ता है, सर्जन को सीखना पड़ता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। कोई भी नॉर्मल सर्जन उसको यूज़ नहीं करता, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के द्वारा आपको पास होना होता है उसमें। तो इसमें अगर कॉस्ट की बात करें तो ये नॉमिनली कुछ कॉस्टली पड़ती है उसके अंदर, ऐसे अब नॉर्मली लाखों में महंगी नहीं पड़ती है, कुछ ही हज़ारों में ये महंगी पड़ती है। बट अगर आप कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट देखें तो जो नंबर ऑफ़ ईयर्स आप गेन करेंगे अपने इम्प्लांट में इस टेक्नोलॉजी की वजह से, अच्छी बैलेंसिंग की वजह से, इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कन्वेंशनल नी सर्जरी अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख से 2.5 लाख में डिपेंडिंग अपॉन सेंटर एक घुटने की ख़त्म हो जाती है। बट अगर वो घुटना ठीक से नहीं बैठा और आपको रिवीजन नी सर्जरी करानी पड़ी तो उसके कॉस्ट कई गुना, 3 से 4 गुना, मतलब 4.5-5 लाख के आसपास बैठता है। सो इसलिए अगर स्टार्टिंग में ही घुटने को अच्छे से किया जाए, टेक्नोलॉजी यूज़ करके अच्छी तरीके से इम्प्लांट सेट किया जाए तो उन सर्जरीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इम्प्लांट 15 से 20 साल तक लाइफ इनकी रहती है, वो लास्ट करेंगे और मोस्टली लोगों को लाइफ में एक ही बार ये सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब सर्विस आपको करानी है तो आप ऑथराइज डीलर पे कराएं अपनी गाड़ी की सर्विस, या नॉर्मल बाहर कराने, वो फ़र्क आपको पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में।
तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते करते। अब लास्ट में आप हमारे दर्शकों को स्टेज 1, 2, 3 में जो है उनके लिए कुछ अगर टिप्स दे दें, कुछ एक्सरसाइज और डूज एंड डोंट बता दें कि जो स्टेज 1, 2 के हैं और ठीक कर सकते हैं अभी एक्सरसाइज वगैरह से या अपने खान पान में परिवर्तन लाके, तो कुछ टिप्स अगर जाते जाते आप दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में अपने शरीर का ख्याल रखें, अपना वेट कम रखें, चलना फिरना, एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं और न्यूट्रिशियस खाना खाएं। बाहर का खाना खाएं बट रिस्ट्रिक्ट करके खाएं। स्वाद के लिए एडिटिव्स बहुत ऐड करे जाते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। इसकी वजह से आप अपना वेट कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। तो अब मैं आपको कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस समझाना चाहूँगा जो आप घर में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल जिम इक्विपमेंट या कोई स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल चेयर पे बैठें, पाँव आपके नीचे हैं, इसको स्ट्रेट करें और एंकल को अपनी तरफ पुल करें। अब इसको जब आप खींच के रखेंगे तो 5 to 10 सेकंड्स आपको खींच के रखना है जिससे इस मांसपेशी में आपको तनाव आए, और फिर खींचे हुए पंजे से घुटना मोड़ के नीचे छोड़ दें। इसके 10 रेपिटेशंस आपने करने हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में। दूसरी एक्सरसाइज लेट के होगी। जब आप लेटे हुए हैं, पाँव आपने बेड पे रख रखा है, पैर को ऊपर उठाएंगे लगभग 40-45 डिग्री के आसपास। इसमें भी एंकल को पुल करना है आपको अपनी तरफ में। 10 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 सेकंड होल्ड करके अपने पैर को नीचे रख दें। तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आपने 10 रेपिटेशंस इसमें भी करनी है। तीसरी एक्सरसाइज, जब आप बेड पे लेटे हुए हैं तो अपने घुटने के नीचे एक पिलो, छोटा सा पिलो या टॉवल फोल्ड करके रखें। मेरे हाथ की जगह मान लीजिए टॉवल रखा हुआ है। इसको आपने अपने घुटने के प्रेशर से नीचे दबाना है जिससे कि आपको इस मांसपेशी में थोड़ा तनाव फील होएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स कर लें। वापस दबाएं, 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स कर लें। इसको भी 10 बारी सुबह और 10 बारी शाम करें। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर में रोज़ाना कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और हमें पेन की अनुभूति नहीं होगी और हमारी मसल्स डेवलप होंगी, घुटने में दर्द कम होएगा। बट अगर घुटने में कांस्टेंट दर्द रहने लग गया है, आपने एक्सरसाइज कर भी ली है, तो कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप सीढ़ी चढ़ने उतरने का प्रयोग कम से कम करें, पालती मार के ज़मीन पे बैठना कम करें और अपना खाना पीना बेटर करें जिससे वेट कंट्रोल कर सकें। तो लोग पूछते हैं कि जी पूरे इंडिया में सब लोग हमेशा नीचे बैठते हैं, अब क्यों मना कर रहे हैं आप? अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो खूब सीढ़ी चढ़िए, नीचे बैठिए उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर घुटने में दर्द चालू हो गया है, आपको बता दिया गया है कि घुटने में आर्थराइटिस डेवलप हो गया है, तो फिर नीचे बैठना और सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करें, क्योंकि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि नीचे बैठ के उठने में और सीढ़ी चढ़ने उतरने में घुटने में 6 गुना ज़्यादा फोर्सेस जाती हैं। तो अगर दो सतह आपस में 6 गुना ज़्यादा फोर्सेस से रगड़ेंगी तो वो और जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस है जो हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं नी पेन्स को बचाने के लिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आज लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो आज का प्रश्न है कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? कमेंट करके हमें बताइए और आप में से एक लकी विजेता को डॉक्टर शरद के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन, एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट करके अपने जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट करके हमें बताइए, केवल गठिया नी पेन से रिलेटेड, और उसका जवाब देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हमारा हौसला बढ़ेगा। और आगे किन किन टॉपिक्स पे आप हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। तब तक अपनी सेहत का और अपने घुटनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए।